गाइज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। गाइज इसकी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 11वीं क्लास है। 64 में आपको क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 65 क्वेश्चन से। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है और प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाया है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र, ये लेक्चर नंबर 11 है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 65। देखिए भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है तो भैया एसटीडी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी उच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी है कंडोम, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिका उच्छेदन, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर टी। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 19/9/2022 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एसटीडी के बारे में बता देता हूं ताकि आप अच्छे से आंसर दे पाए। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। ये ऐसे रोग होते हैं भैया जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत फैलते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग की क्रिया के तहत फैलते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो ऑर्गन काम में लिया जाता है, जो ऑर्गन सहायक होता है, उसके थ्रू फैलता है भैया। तो ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई संक्रमण जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत पहले, वो सभी बीमारी, वो सभी संक्रमण यौन संचारित रोग में आते हैं, एसटीडी में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। कहने का मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो ऑर्गन सहायक होते हैं उनसे पहले, ऐसे रोगों को कहा जाता है एसटीडी। एसटीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसटीडी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। ये आपके ऑप्शंस है। डिंब वाहिनी उच्छेदन के बारे में आपको पता होना जरूरी है, कंडोम के बारे में आपको पता होना जरूरी है, शुक्रवाहिका उच्छेदन के बारे में आपको पता होना जरूरी है, कॉपर टी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आज की क्लास में लेटेस्ट आपसे 2022 में ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्लास में मैं आपको। इससे पहले कि 10 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। ये जो क्लासें मिलेगी आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में मिलेगी। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में रेलवे वाले बच्चों के लिए 1 फरवरी से स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2016 से लेकर के 2023 तक के लेटेस्ट अभी वाले। ठीक है, जाकर के देख लेना भैया। देखो सबसे पहले बात करते हैं डिंब वाहिनी उच्छेदन की। तो जो महिला नसबंदी होती है, आपको पता है महिला की नसबंदी को क्या कहा जाता है? महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो भैया महिला जो नसबंदी होती है, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महिला की नसबंदी होती है या महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भैया ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। इस ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? महिलाओं की नसबंदी में क्या होता है? जो फिलोपियन ट्यूब होती है, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, इसको कट करके भैया इसे बांध दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो, ताकि अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन ना हो, ताकि शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़े नहीं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो, ताकि गर्भधारण की प्रोसेस रुक जाए। इसलिए भैया महिलाओं में नसबंदी की जाती है, इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी और इसे डिंब वाहिनी उच्छेदन भी कहा जाता है। ठीक है भैया। शुक्रवाहिका उच्छेदन में क्या होता है? जो नर नसबंदी होती है, ध्यान से समझ लेना, जो नर की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है वेसेक्टोमी। एक मिनट, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेसेक्टोमी।
और इसे शुक्र वाहिका उच्छेदन भी कहा जाता है। इस नर की नसबंदी में क्या होता है, जो शुक्र वाहिका होती है, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसे कट करके बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक ना पहुंचे। ठीक है, इस वेसेक्टोमी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, शुक्र वाहिका उच्छेदन कहा जाता है। कॉपर टी के बारे में बात करते हैं। कॉपर टी क्या होता है, तो ये एक गर्भ निरोधक तकनीक है भैया, जिसे महिला यूज करती है। डॉक्टरों की सहायता से कॉपर टी जो होती है ये अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के समान होती है। ये बनी हुई होती है प्लास्टिक से और तांबे से, जिसे आप कॉपर कहते हो। ठीक है, ये एक टी आकार की, अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार की एक संरचना होती है जो प्लास्टिक और तांबा से बनी हुई होती है। इसे 3 या 5 साल के लिए गर्भाशय में डॉक्टरों की सहायता से रखा जाता है। ये कॉपर टी क्या करता है, ये भैया गर्भाधारण को रोकता है। ये क्या करता है, गर्भाधारण को रोकता है। जैसे ही शुक्राणु महिला की वेजाइना में प्रवेश करता है तो भैया वहां पर जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु की जो गति होती है उस गति को धीमा कर देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कॉपर टी में ये जो तांबा होता है, ये जो कॉपर होता है, ये आयंस का स्राव करता है, जिससे क्या होता है, अब आपको पता है हमारे शरीर में अगर कोई भी बाहर की कोई भी चीज आएगी तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, हमारा प्रतिरक्षी तंत्र काम करेगा। प्रतिरक्षी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है। अब वहां पर इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही शुक्राणु आएंगे तो इन शुक्राणुओं को नष्ट कर देंगे भैया। ठीक है, तो कॉपर टी का ये भी एक गर्भ निरोधक, कहने का मतलब गर्भ निरोधक तकनीक है, गर्भधारण को रोकने में उपयोग ली जाने वाली एक तकनीक है। कंडोम जो है ये भी एक प्रकार का गर्भ निरोधक तकनीक है, गर्भधारण को रोकने में उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप कंडोम का उपयोग करते हो तो भैया ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है काफी हद तक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज है यानी कि यौन संचारित जो रोग है, इन्हें आप काफी हद तक बच सकते हो भैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए का कोई उपयोग नहीं है, बी का कोई, सी का कोई उपयोग नहीं है, डी का कोई उपयोग नहीं है इस एसटीडी में। यहाँ पर काफी हद तक बचा जाने की संभावना किससे है, कंडोम से। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम के लिए करने के लिए किया जाता है। और भैया इस प्रकार के क्वेश्चन ही भैया आपसे 2022 में ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि भैया इस चैप्टर की एंड वाली 2-3 क्लास आप मिस मत करना। एक तो कल वाली क्लास है, आज वाली क्लास और एक कल वाली क्लास। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। चले, ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भैया और इसका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि, ऐसी विधि जो गर्भधारण को रोकती है? अवांछित गर्भधारण और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग, दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। जैसे ही एसटीडी आपको दिखाई दे, राइट आंसर क्या करना है भैया, ऑप्शन नंबर बी, कंडोम। ये आपके ऑप्शंस है। कॉपर टी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया है कि ये एक अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के समान प्लास्टिक और तांबा की बनी हुई संरचना होती है, जिसे डॉक्टरों की सहायता से गर्भधारण को रोकने के लिए महिलाओं के गर्भाशय में 3 से 5 साल, 10 साल तक के लिए भी लगाई जाती है भैया। ठीक है, शल्य चिकित्सा विधियां, मुख्य गोलियां जो होती है ये भी गर्भ निरोधक में सहायक होती है। शल्य चिकित्सा विधियां होती है ये भी गर्भ निरोधक में सहायता करती है। लेकिन यहाँ पर हमसे दोनों के बारे में पूछा गया है कि भैया जो गर्भ धारण को भी रोक दे, है कि नहीं है, इसको भी नियंत्रित कर दे, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, इन दोनों को भी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचारी जो रोग है, दोनों को नियंत्रित कर दे, वो कौन है, वो है भैया ऑप्शन नंबर बी, कंडोम। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 15/9/2022 को, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया। अब की बार याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, इस जगह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितने भी गर्भ निरोधक तकनीक है उन सभी के बारे में जान लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर कहोगे हमने सब कुछ पढ़ा, हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 67। सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है
कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 कंडोम का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर टी का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है सर्जरी, ऑप्शन नंबर डी है गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/8/2022 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा भैया? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो अभी अभी मैंने आपसे कहा था कॉपर टी के बारे में कि जो कॉपर टी है इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के टी अक्षर के समान होता है। ये प्लास्टिक और कॉपर से मिलकर के बनी हुई होती है और जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, इस गर्भाशय में इसे फिट कराया जाता है। कितने दिनों के लिए? 3 से 5 ईयर मान लीजिए आप, कम से कम 3 से 5 साल तक आप आराम से इसे फिट करा सकते हो। इतने दिनों तक ये कारगर होता है। अब गूगल पे तो 10 साल भी दिया गया है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया जब पता लगा है कि भैया 3 से 5 साल, 10 साल भी आप कर सकते हो। 3 से 5 साल के लिए तो इसे आराम से फिट करा सकते हो। अब इसमें ये जो कॉपर होता है ना, ये आप तो इतना याद रख लीजिए कि शुक्राणु जो अंडाणु होता है उसे निष्क्रिय कर देता है, उसे नष्ट कर देता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग गर्भ निरोधक तकनीक में भी किया जाता है, यानी कि गर्भधारण को रोकने में भी किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया, अब ये जो कॉपर है कुछ आयंस का स्राव करता है। अब देखो जैसे ये हमारे शरीर में कोई बाहर की चीज आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इम्यून सिस्टम में तैयार हो जाता है। हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो तैयार हो जाता है। जो भी चीज आई है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाता है और उसे नष्ट करने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पर कॉपर से आयंस का स्राव होता है तो भैया एंटीबॉडी बन जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो जाएगा। अब जैसे ही शुक्राणु आते हैं तो भैया वो एंटीबॉडी जो होती है उसके अंदर आ जाते हैं। कहने का मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम शुक्राणु जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं भैया उन शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी होती है वो उनको नष्ट कर देता है, शुक्राणुओं को। यहाँ पर एक शब्द यूज में लिया गया है फेगोसाइटोसिस, भक्षण करने वाली कोशिका, वो होती है फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पर शुक्राणुओं का जो फेगोसाइटोसिस है यानी कि भक्षण करने की जो वाली जो कोशिका है वो बढ़ जाती है, शुक्राणुओं को भक्षण कर देती है भैया। इतनी बात क्लियर है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? कॉपर टी। इसका राइट आंसर होगा कॉपर टी। इसी कॉपर टी के कारण भैया आपके गर्भाशय के भीतर याद रखना भैया, ये जो कॉपर टी होता है इस कॉपर टी को ही लगाया जाता है। जैसे ये गर्भाशय के भीतर की बात की जाए तो याद रखना है कॉपर टी को ही लगाया जाता है। तो ये शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है भैया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/8/2022 को। बोलो किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। ओके देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 68। देखिए जब भी आपसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषकर ग्रुप डी में तो भैया ये लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन इसे इतना बड़ा कर दिया कि भैया अगर स्टूडेंट इसे पढ़ेगा तो लगभग 40 से 50 सेकंड तो इसे पढ़ने में लग जाता है भैया। फिर वो सोचेगा, समझेगा, ऑप्शन पढ़ेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा और फिर इसका आंसर देगा तो उसका समय खराब हो जाता है। और विशेषकर एग्जामिनर अब यही कर रहा है, क्वेश्चन इजी होता है लेकिन भैया बहुत बड़ा दे देता है। अब देखो एक बात को ध्यान रखना, बायोलॉजी से जो विशेषकर क्वेश्चन पूछे गए हैं अब की बार वो डायग्राम देखकर भैया उसके कार्यों के बारे में पूछा गया है। जैसे कि ये डायग्राम आपको पता होना जरूरी है कि ये डायग्राम किसका है। वैसे इस डायग्राम के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है कि मादा प्रजनन प्रणाली का डायग्राम है, मादा प्रजनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। इसके बारे में पता होना जरूरी है कि भैया जैसे कि ए है तो ये क्या है, बी है तो ये क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ पर सी होता तो ये क्या होता, अगर यहाँ पर डी होता तो ये क्या होता, यहाँ पर ई होता तो यहाँ पर क्या होता, और फिर इनके कार्य क्या है, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, तभी जाकर आप उनका आंसर दे सकते हो। पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ऑप्शन पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम आपको करवाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। बिल्कुल भाई, मादा प्रजनन तंत्र को दिखा रहा है ये डायग्राम। आगे कह रहा है कि ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही कार्यों को बताने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि ए और बी के कार्यों को बताने वाले विकल्पों का चयन करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ए में अलग कार्य दिया गया है, बी में अलग कार्य दिया गया है। आपको उसी विकल्प का चयन करना है, उसी ऑप्शन का चयन करना है जो भैया ए और बी दोनों के कार्य सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ए का कार्य है निषेचन, बी का है अंडाणु का निर्माण। बी में है ए का निषेचन, बी का है भैया भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास। सी में क्या है, ए में भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास है और बी में निषेचन है। डी में क्या है, ए में अंडाणु का निर्माण है और बी में निषेचन है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है भैया, लेटेस्ट है 9/9/2022 को। पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लीजिए और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप सभी को पता है ये क्या होता है, ये एक जोड़ी भैया ओवरी होती है। ये क्या है, ये ओवरी है, ये अंडाशय है और इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का, एक का निर्माण होता है। ये बी में जो पर दिखाया गया है ये है भैया फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है, यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या है, ये भैया फेलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ सेम है, फेलोपियन ट्यूब है। डिंब वाहिका नली है, अंड वाहिका नली है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये भैया यूट्रस होता है, ये यूट्रस होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण आकर के धंसता है, अंतरोपण की प्रोसेस होती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है और भ्रूण का विकास होता है इस यूट्रस में। ये भैया इस यूट्रस का मुख है, इसे गर्भाशय ग्रीविया कहा जाता है, प्रसव की क्रिया में सहायक होता है कि नहीं है। इसे सर्विक्स कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेजाइना है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी सहायक होता है और ये प्रसव की क्रिया में भी हेल्प करता है। यानी कि इसी से होता हुआ भैया जो छोटा बच्चा है वेजाइना से होता हुआ शरीर से बाहर आता है। ठीक है, और ये क्या है, ये सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीविया या गर्भाशय का मुख है भैया। इतनी बात क्लियर है। अब इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो एक एक के बारे में है। ए में निषेचन होता है क्या, ये तो भाई यूट्रस है, गर्भाशय है, इसमें निषेचन की प्रोसेस कहाँ होती है, इसमें तो भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का अंतरोपण होता है। तो ए वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं, क्या ए में निषेचन होता है क्या, नहीं भैया ये भी गलत है। क्या ए में अंडाणु का निर्माण होता है क्या, अरे भैया ए में कहाँ अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण तो ओवरी में होगा भैया, यहाँ पर होगा जहाँ पर कोई दिया ही नहीं है कि भैया ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ है, ए और बी तो दिया गया, आगे कुछ नहीं दिया गया। तो आप वैसे ऑप्शन काट कर भैया वैसे भी सी आंसर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये है फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब भी अलग अलग भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिससे कि यहाँ पर झिल्ली होती है, अंगुलीनुमा संरचना। जिस तरीके से आपको अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो इस तरीके से आपको ये संरचना दिखाई देगी। ये झिल्ली होती है फाइब्री, फिर ये कीपक वाला भाग होता है इनफेंडिबुलम, जिसमें पक्षमाप सीलिया होती है। अंडाणु एक अचल कोशिका है, इसे गति देने में सहायक होती है ये सीलिया। फिर बीच में तुम्बी का एक फूला हुआ भाग होता है, मैंने यहाँ पर ऐसे ही बनाया है, एम्पुला। इसी एम्पुला में, इसी तुम्बिका वाले भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आगे संकीर्ण पथ होता है जो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है, इसे स्तमस कहा जाता है। तो इसी फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसी में भैया आपका डायग्राम में ऑप्शन बी दिया गया है, यानी कि बी से दर्शाया गया है इसे। अब आपसे कह रहा है कि भैया ये बी है, इसका काम क्या है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो बी में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भैया निषेचन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। एक क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है। आप सभी को पता है माँ के गर्भाशय में जो भ्रूण का विकास होता है, शिशु का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है कि नहीं, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है ना। 8 दिन तक शुरुआत में 7 से लेकर के 8वें दिन में, 7वें दिन या फिर 8वें दिन में इम्प्लांटेशन अंतरोपण की प्रोसेस हो जाती है, जिसमें गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, उसमें भैया भ्रूण आकर धस जाता है। फिर यहाँ से ही भैया पूरा भ्रूण का विकास होता है, शरीर पूरा शरीर बनता है कि नहीं। 9 माह तक इसी गर्भाशय में भैया शिशु रहता है और 9 महीना के पश्चात उसका प्रसव हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। तो ए में क्या होता है, ए में भैया भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है वो समझिए गाइज।
अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। उसके अलावा आपने अलग से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेना, मैंने वो पढ़ा रखा है, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको इन डायग्राम के बारे में, इन एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो वो नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग से नहीं पढ़ा है, मासिक धर्म चक्र, आर्तव चक्र, माहवारी, ऋतुस्राव से अलग अलग नामों से जाना जाता है, पीरियड्स, एमसी, तो उसको भी जाकर के देख लेना, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर की, यानी कि ये जो मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके पहले की 10 क्लासें नहीं देखी है तो भैया जनशताब्दी एक्सप्रेस वेच में जाइए, जाकर के देख लेना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शर्त हमारी ये है कि इससे पहले की जितने भी क्लासें हुई है, ज़्यादा नहीं, 30-35 मिनट की क्लासें सारी की सारी, मैं ज़्यादा समय से क्लास नहीं लेता, आधे घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, इतनी सीख लेता। 50 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हमारे यहाँ पे क्लास जो एवरेज है वो 30 मिनट की चलती है। तो भैया पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल से करवाया है मैंने। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है भैया। आप एक बार जाकर तो देखिए, एक बार आप पढ़ने की कोशिश करिए, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा भैया। ठीक है मेरे भाई, तो आप स्वयं समझदार हो, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक भाई, ओके। तो इतने बड़ा बड़े क्वेश्चन भैया आजकल आपसे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधी सी चीज पूछी गई है, ए और बी का कार्य पूछा गया है, लेकिन भैया घुमा फिरा कर पूछा गया है। इतना बड़ा देने के बजाय छोटा सा आके पूछ लेता है कि नहीं है। क्वेश्चन को पूछने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपका टाइम खराब हो। अगर इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में टाइम खराब करोगे तो फिर मैथ के सवाल कैसे निकालोगे आप। इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीखो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि मानवों में जो लैंगिक प्रजनन क्रियाओं के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है। फिर इतना लिखा गया है, फिर आगे लिखा गया है निषेचन कहाँ होता है। अरे भाई, ये जरूरत कहाँ थी, डायरेक्ट यही पूछ लेते कि भैया निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेंथी कर दिया। इतना लंबा लिखने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन आपका समय खराब करना है। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप जो भीड़ है वो भीड़ कम हो। और ये चीज़ पढ़ने में लगभग समय लगता है भैया, 4-5 सेकंड तो लगता होगा, ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी। तो बिना मतलब की चीज़ें पूछी गई है, काम की चीज़ें नहीं पूछी गई है। बस हमें इतना याद रखना है कि भैया निषेचन कहाँ होता है। आप सभी को पता है निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में संलयन होना किस प्रोसेस के तहत, फर्टिलाइजेशन के तहत, निषेचन के तहत, जिसके तहत युग्मनज व जायगोट का निर्माण होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, डिंब वाहिनी नलिका में होती है। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए योनि में, ऑप्शन नंबर बी है डिंब वाहिनी में, ऑप्शन नंबर सी है गर्भाशय ग्रीविया में, ऑप्शन नंबर डी है गर्भाशय में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी कह दीजिए या अंडवाहिनी कह दीजिए, फैलोपियन ट्यूब कह दीजिए। बात एक ही है। क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 28/9/2022 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 70। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी है अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22/9/2022 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो, और क्या मैं पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही भैया बायोलॉजी पढ़ाते हैं। देखिए, होता क्या है कि मैं सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो या तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो इन क्वेश्चनों का आंसर देने पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर और बेहतरीन क्वेश्चनों पर पकड़ बनी रहेगी। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे, हर रोज आप क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हो, तो वहां पर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है, मिलेगा भैया, 100 में से 100% मिलेगा, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं भैया।
और ये क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको, नए नए क्वेश्चन भी करवाते रहते हैं। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे वहाँ पर भैया आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तुरंत आप उस क्वेश्चन का सही आंसर कर दोगे। इसलिए हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चन डालता हूँ उसका आंसर दीजिए। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए भैया, बताइए क्या होगा? भ्रूण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भ्रूण। कैसे होगा वो समझिए। सबसे पहले युग्मनज के बारे में बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तहत नर युग्मक क्या होता है? देखो, जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। और जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है? मादा युग्मक होता है भैया अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन होंगे, आपस में जुड़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तहत यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया है उसके तहत किसका निर्माण होगा? युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। ये एक कोशिकीय संरचना है जो आगे जाकर के नए जीव का निर्माण करेगी या नए जीव का निर्माण में परिवर्तित हो जाएगी, नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखो अंडाणु क्या है? तो भैया मादा युग्मक है। ये युग्मक क्या होते हैं? ये एक प्रकार की जनन कोशिका होती है। ये वह कोशिका होती है जो अपने जैसे नए जीव के निर्माण में, नव जीव की उत्पत्ति में सहायक होती है कि नहीं है? जिसे कि शुक्राणु के बारे में कहा जाए तो शुक्राणु भी एक प्रकार की जनन कोशिका, आप कह सकते हो कि यह वह कोशिका है जिसमें वह क्षमता पाई जाती है जो अपने जैसे नए जीव का निर्माण कर सकती है। अंडाणु भी सेम वही है, यह वह कोशिका है जिसमें वह क्षमता पाई जाती है जो एक नए जीव का निर्माण कर सकती है। तो भैया अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? युग्मनज में जाइगोट में, जिसके तहत युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा भैया, है कि नहीं है? तो अंडाणु के बारे में आपको समझ में आ गया, युग्मनज के बारे में आपको समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत युग्मनज का ही निर्माण हो रहा है। प्लेसेंटा क्या है? जब शिशु गर्भ में रहता है, गर्भाशय में रहता है, तो शिशु और माँ के बीच में एक नाल का निर्माण होता है। इसे प्लेसेंटा, गर्भनाल या अपरा कहते हैं भैया। इसके तहत माँ अपने शिशु को भोजन उपलब्ध कराती है और शिशु में जो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हुआ है उन अपशिष्ट पदार्थों को वो जो शिशु होता है वो अपनी माँ तक पहुँचाता है, वो होती है भैया प्लेसेंटा। लेकिन जो भ्रूण होता है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात वह गर्भ बन जाता है? तो भैया भ्रूण। आप सभी को पता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, युग्मनज होगा, इसमें विदलन की प्रक्रिया होगी। विदलन एक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें क्या होता है, संख्या तो बढ़ती है कोशिकाओं की लेकिन आकार छोटा हो जाता है, जिसके तहत 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी। 16 जब कोशिका बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 से 32 बनेगी, 32 बनने पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 32 कोशिका की जो अवस्था होती है इसकी युग्मनज में जाइगोट की, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? फिर 32 से एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, है कि नहीं? कोरक पुट्टी का निर्माण होगा जिसमें किनारों पर एक कोशिका जमा हो जाती है चारों तरफ और बीच में अंतःकोशिकीय समूह बन जाता है। और वो जो अंतःकोशिकीय समूह है, इनर मास सेल है, वही भैया भ्रूण की जो आंतरिक दीवार है वो उसी में जाकर के चिपकते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन अंतरोपण की प्रोसेस होती है। आप सभी को पता है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी और फिर वहां पर भैया इस भ्रूण का विकास होगा, अंगों का निर्माण होगा, है कि नहीं? और वो गर्भ का रूप ले लेती है। पूरे 9 महीने तक भैया इसी ही गर्भ में शिशु रहता है, पलता है, बड़ा होता है, विकास होता है और फिर 9 महीने के पास जन्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भ्रूण। अब ये सारी चीजें आपको कब पता लगेगी? जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22/9/2022 को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाते हैं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाय बाय।